देखो ना रजत, आपके बिना ये घर कैसा सुनसान सा हो गया है। सूरज भी हंसता बोलता नहीं है आपके बिना। आप क्यों चले गए हमें यूं अकेला छोड़कर? मेरा अब यहाँ दिल नहीं लगता आपके बिना। पीछे से 10 साल का सूरज कमरे में आया। मम्मी, क्या सच में पापा कभी वापस नहीं आएंगे? पापा बिना अच्छा नहीं लगता। पता है मेरे सारे फ्रेंड्स चिढ़ाते हैं कि तेरे पापा अब कभी नहीं आएंगे। हाँ बेटा, पापा बहुत दूर चले गए हैं, ऊपर भगवान के पास। पर तू रो मत, तू तो मेरा राजा बेटा है ना। मम्मी, आपको रोज रोते देखकर अच्छा नहीं लगता। मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो बहुत पैसे कमाऊंगा, फिर आपको बहुत खुश रखूंगा। लेकिन बेटा अभी क्या होगा पता नहीं, काम नहीं बचा, खर्चे बढ़ गए और अब तो घर का किराया भी देना है। पता नहीं सब कैसे होगा। तभी डोरबेल बजी। सुहाना ने दरवाजा खोला। सामने अनिकेत और गुंजन खड़े थे। अरे भैया, आप लोग आइए आइए, अंदर आइए। कैसे हो सुहाना? बहुत दुबली लग रही हो। भैया आपको तो सब पता ही है, और क्या बताऊं मैं आपको कैसी हूँ। हाँ भैया तो है। और सूरज बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? ठीक चल रही है मामा जी। हाय, कितना प्यारा बच्चा है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। जीजा जी भी इसकी तरह हमेशा मुस्कुराते रहते थे, नहीं? हाँ सही कह रही हो गुंजन। अच्छा सुहाना, अब जीजा जी के जाने के बाद तेरा खर्चा पानी कैसे चलता है? कोई प्रॉपर्टी वगैरह है क्या जीजा जी की? नहीं भैया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कुछ जमा पूंजी थी जो भी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। हाँ, जमा पैसे आखिर कब तक चलेंगे? भैया एक बात कहूँ, दरअसल मुझे मुंबई में एक जॉब का ऑफर मिला है। मेरे कॉलेज की फ्रेंड ने बताया है, और फिर अब रजत के जाने के बाद मेरा इस शहर से मन भी उब चुका है। पर दिक्कत यह है कि मैं सूरज को वहाँ अपने साथ कहाँ रखूंगी। मेरा खुद का भी कुछ ठिकाना नहीं है। तो फिर क्या सोच रही है तू? मैं सोच रही थी अगर आप कुछ दिन के लिए सूरज को अपने पास रख ले तो मैं वहां पर सेट हो जाऊं, फिर उसे बुला लूंगी। आप लोगों के पास रहेगा तो मुझे सुकून रहेगा। आखिर आप ही तो उसके मामा मामी हैं। सुहाना की बात सुनकर कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। अनिकेत और गुंजन ने एक दूसरे को देखा, जैसे कि आंखों आंखों में कोई बात की हो। फिर गुंजन ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी, आखिर भांजा है हमारा, हमारे घर पर ही रहेगा। हाँ सुहाना, तू चिंता मत कर, हम संभाल लेंगे सूरज को। थैंक यू भैया, सच में आप लोग बहुत अच्छे हो। सुहाना ने सूरज का सिर सहलाया, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, सूरज तुम अच्छा बच्चे हो ना, मामा मामी की बात मानोगे ना हमेशा, उनको परेशान मत करना। हाँ हाँ मम्मी ठीक है, पर आप कब वापस आएंगी? जल्दी बेटा, बहुत जल्दी। बस मम्मी को थोड़ा सा टाइम दो, फिर हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। ऐसा कहकर सुहाना ने सूरज को गले लगा लिया। फिर अगली सुबह वो मुंबई के लिए निकल पड़ी। पीछे दरवाजे पर खड़ा सूरज बस हाथ हिलाता रह गया, और शायद उस दिन उसे पता भी नहीं था कि अब उसके साथ क्या होना है। अनिकेत और गुंजन सूरज को अपने साथ घर ले आए। तब अनिकेत ने सूरज से कहा, सूरज, अब यही तेरा घर है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ मुफ्त में रोटियां तोड़ने नहीं मिलेंगी, काम करना पड़ेगा, समझा? जी मामा जी, मम्मी ने कहा है कि आपकी हर बात मानो, तो आप जैसा कहेंगे मैं करूँगा। हाँ, तो बस बिना सवाल किए हम जो कहेंगे वो करना होगा, ठीक है? चल अब जा किचन में हमारे लिए पानी लेकर आ, और हाँ ग्लास ठीक से पकड़ना, अगर ग्लास टूटा ना तो तेरी खैर नहीं। जी मामा जी। बेचारा सूरज सहमा हुआ सा किचन पानी लेने चला गया। घर उसके लिए बहुत बड़ा था, लेकिन उस बड़े से घर में उसके लिए कोई कोना नहीं था जो अपना लगता हो। वो जैसे ही अंदर गया तभी सौम्या ने कहा, मम्मी, ये फर्नीचर अब हमारे साथ रहेगा क्या? मैं इसके साथ अपना कमरा शेयर नहीं करूंगी मम्मी। अरे बेटा, तेरी बुआ ने कहा है इसे कुछ दिन रख लो। अब हम क्या करते, कुछ कहते नहीं, बना तो बस जबरदस्ती हमारे पल्ले बांध दिया इस मनहूस को। मैं नहीं रहना चाहता इसके साथ, स्कूल में भी सब मजाक बनाएंगे।
अरे बेटा, अब रहना तो पड़ेगा। वैसे भी घर में छोटे मोटे काम के लिए किसी की जरूरत थी, अब यह कर देगा। हाँ, वैसे भी नौकर रखने के पैसे बच जाएंगे। घर के जितने भी छोटे मोटे काम होंगे वो ये करेगा, जैसे कि सामान लाना, डस्टिंग करना, आए मेहमानों को चाय पानी देना, और जो भी हम बोलेंगे ये चुपचाप करेगा। हम कह सकते हैं कि ये अपने घर का छोटा नौकर है। वाह मम्मी, अब मेरा काम आसान हो जाएगा। ड्रेस प्रेस, जूते साफ, सब काम यही करेगा। स्कूल में भी अब मैं लेट नहीं होंगी। समझ गई ना बेटा, बहुत होशियार हो तुम। इतने में सूरज पानी लेकर आया। दोनों हाथों से ट्रे पकड़े सूरज बहुत ध्यान से चल रहा था। मामा जी, ये लीजिए पानी। इतनी देर लगती है क्या एक गिलास पानी लाने में? इतने काम चोरी नहीं चलेगी, आगे से ध्यान रखना। जी, आगे से नहीं होगा मामा जी। देख सूरज, यहाँ रहना है तो हम जो बोले बस वही काम करते रहना है। आज से घर के छोटे मोटे सारे काम तू ही करेगा। जी मामी जी, पर मेरी स्कूल की पढ़ाई? सुना तुमने, इसे स्कूल की भी पड़ी है। अरे स्कूल तो भेजना ही होगा ना, नहीं भेजेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अनिकेत जी इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजर है और एक भांजे को स्कूल भी नहीं भेज सके, नाम खराब होगा हमारा। हाँ तो ठीक है, स्कूल तो जाएगा पर काम करके, समझ गया तू? मम्मी, आप मुझे कैसे लोगों के पास छोड़ गई? प्लीज मम्मी, थोड़ा जल्दी आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। सूरज ने सिर झुका लिया। उसने पहली बार जिंदगी का ये रूप देखा था। मम्मी, इसका कमरा कहाँ होगा? अरे कौन सा कमरा, स्टोर रूम खाली पड़ा है, वही रहेगा। काम से फुर्सत मिलेगी तब वहाँ पड़ा रहेगा, और क्या। अब इसके लिए अलग कमरा तो नहीं बनवाएंगे हम। हाँ मम्मी, बिल्कुल सही जगह है उसके लिए। और इस तरह सूरज का नया घर तय हुआ। एक छोटा सा स्टोर रूम। वो कमरे में गया, आंखों से बहते आंसू पोंछे और फिर धीरे से फुसफुसाया। मम्मी, आपने कहा था मैं खुश रहूंगा, पर यहाँ तो कोई मुझसे प्यार से बात तक नहीं करता। प्लीज मम्मी, जल्दी आना। और इसी तरह सुहाना को याद करते करते सूरज को नींद आ गई। अगली सुबह गुंजन की आवाज से सूरज की आंखें खुली। अरे आओ सूरज, कितनी देर तक सोएगा? घर में तेरे बाप की दुकान नहीं चल रही है? चल जल्दी उठ, झाड़ू उठा और सफाई कर। जी मामी जी, अभी करता हूँ। अभी करता हूँ का क्या मतलब? इतना काम पड़ा है और इसे नींद सूझ रही है। तेरी माँ ने यही सिखाया है क्या? नहीं मामी जी, मम्मी के बारे में कुछ मत बोलिए, मैं बस अभी आता हूँ। सूरज घबराया हुआ उठा, हाथ में झाड़ू ली और सफाई करने लगा। और सूरज, आज तुझे स्कूल जाना है, और सुन, वहां सबके सामने कहना कि हम सब तुझे बहुत प्यार करते हैं, और घर का काम खत्म करके ही स्कूल जाना है, समझा? जी मामा जी। और हाँ, स्कूल जाने की बात जल्दी है ना, तो सफाई करके पहले रसोई में आटा गूंथ दे, फिर जा। सूरज कुछ नहीं बोला, बस सिर झुकाकर रसोई में चला गया। उम्र थी 10 साल, पर उस छोटे से बच्चे के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अभी सूरज आटा गूंथ कर हटा ही था कि सौम्या ने कहा, ओए सुन, मेरी यूनिफॉर्म प्रेस कर दे, और हाँ, एक भी सिलवट नहीं रहनी चाहिए, याद रहे, वरना आज नाश्ता नहीं मिलेगा। सौम्या दीदी, पर मुझे तो प्रेस करनी नहीं आती, मैं कैसे करूँगा? ओहो, देखो तो कैसा भोला बन रहा है। नहीं आती तो सीख ले, पर यूनिफॉर्म आज तू ही प्रेस करेगा। अब सूरज ने डरते डरते सौम्या की यूनिफॉर्म प्रेस कर दी। सूरज स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया, तभी अभिनव ने कहा, मेरे जूते भी पॉलिश कर दे, बड़े गंदे हो रखे हैं, फिर स्कूल जाना। अब सूरज ने स्कूल यूनिफॉर्म पहने पहने ही अभिनव के जूते पॉलिश कर दिए। इसी चक्कर में उसकी यूनिफॉर्म थोड़ी गंदी हो गई। अरे ओए, स्कूल जा रहा है क्या तू? जी मामा जी। ठीक है, पर सुन, शाम को सीधे घर आना, खेलने मत चले जाना दोस्तों के साथ, घर में बहुत सारे काम होते हैं। जी मामा जी। ऐसा कहकर सूरज अब स्कूल चला गया। शाम को सूरज घर लौटा तो उसने देखा मालती और अनूप आए हुए थे। सूरज उन्हें देखकर मुस्कुराया। तभी गुंजन ने कहा, आ गया तू? इतनी देर कहाँ मटर गश्ती कर रहा था? हाँ, कितनी बार बोला है स्कूल से सीधे घर आना, पर समझता ही नहीं है क्या तू?
मम्मी जी थोड़ा सा लेट हो गया, वो रास्ते में बस नहीं मिल रही थी। हाँ, बस बहाने बना ले बहाने। चल जा, आप सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ और अच्छे से सजा कर लाना। जी मम्मी जी, अभी लाता हूँ। सूरज ने वही साइड में बैग रखा और किचन में नाश्ता लेने चला गया। तभी मालती ने कहा, अरे भाभी, ये सूरज यहाँ क्या कर रहा है? सुहाना दीदी कहाँ है? अरे अब क्या बताऊं मालती, रजत जीजा जी के जाने के बाद सुहाना दीदी का यहाँ दिल नहीं लग रहा था और इसे हमारे गले बांध कर खुद चली गई मुंबई। ये क्या बात हुई भला? अपना बच्चा खुद संभालो, हमने क्या यहाँ धर्मशाला खोली है? अरे अब आप तो जानते हैं हमारा दिल कितना बड़ा है, सुहाना दीदी को हम मना ही नहीं कर पाए। भाभी मैं तो कहती हूँ, अब जब घर में रखा है तो काम भी करवाओ ना, बेकार में बैठा रहेगा तो और बिगड़ेगा। आजकल के बच्चे अगर मुफ्त में खाने लगे तो सिर पर चढ़ जाते। अरे बस इसीलिए तो इससे काम करवाती हूँ मैं, सुबह से लेकर रात तक इसको 1 मिनट की फुर्सत नहीं देती। अब जब इसकी माँ ने बोझ हमारे ऊपर डाल ही दिया है तो बोझ उठाने के पैसे तो वसूल करने पड़ेंगे ना। बिल्कुल ठीक करती है भाभी आप। अरे अनाज भला फ्री में थोड़ी ना आता है, इसे 2 रोटी खिलानी है तो काम तो करवाएंगी। तभी सूरज चाय नाश्ता लेकर आया और उसे सबको प्लेट्स पकड़ा दी। उसे देखकर अनूप ने कहा, ए सूरज, इधर आ। जी मामा जी कहिए। चल मेरे पैर दबा दे जरा, आजकल बहुत दर्द करते हैं। अरे अब खड़ा खड़ा मुंह क्या ताक रहा है, चल दबा मेरे पैर। सूरज अब अनूप के पैर दबाने लगा। पैर दबाते दबाते सूरज ने कहा, मामी जी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भी जरा कुछ खाने के लिए दे दो। अरे अच्छा नाश्ता देखा नहीं कि लार टपक पड़ी इसकी तो। अभी कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप अनु भैया के पैर दबा। अरे सूरज के पैर दबाने से बड़ा आराम आ गया पैरों में। गुंजन भाभी कभी कभी हिस्से मेरे यहाँ भेज देना, मैं अच्छी तरह पैरों की मालिश करवा लिया करूंगा। और इसके बदले 1 टाइम का खाना हम भी खिला दिया करेंगे, क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाँ ठीक है, भेज दूंगी। पैसे भी यहाँ पड़ा पड़ा करेगा ही क्या। सूरज पैर दबाना हो गया ना, चल जूठे बर्तन उठाओ लेकर जा। अब बेचारा सूरज जूठे बर्तन उठाकर किचन में ले गया। थोड़ी देर में मालती और अनूप भी चले गए। ऐसे ही चलता रहा। सूरज कभी यहाँ के घर के काम करता तो कभी मालती के घर का काम करता, बाकी समय स्टोर रूम में पड़ा रहता। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। सूरज ऐसे हालातों में भी स्टोर रूम में बैठकर पढ़ता और अच्छे नंबरों से पास होता था। ऐसे ही सूरज की जिंदगी के 7 साल गुजर चुके थे। उधर सुहाना ने भी 7 सालों में सूरज को कम याद नहीं किया था। एक दिन वो ऑफिस में बैठकर सूरज को याद कर रही थी, तभी स्नेहा उसके पास आई। मैडम जी टाइम का पता भी है, रात के 11 बज रहे हैं और तू अभी तक ऑफिस में बैठी है, क्या बात है? फिर से किसी प्रोजेक्ट की टेंशन या किसी की याद सता रही है? अरे स्नेहा, काम तो अब आदत बन चुका है। असल में मैं सोच रही थी, देखते देखते 7 साल गुजर गए, कितना कुछ बदल गया लाइफ में। नौकरी, शहर, पहचान, सब कुछ। बस एक चीज नहीं बदली, वो है मेरी यादें। मतलब सूरज को याद कर रही थी तू? हाँ, मेरा सूरज अब तो वो बहुत बड़ा हो गया होगा, नहीं पता नहीं कैसा दिखता होगा, कैसे बोलता होगा। बचपन में तो हर बात पर मुस्कुरा देता था, अब शायद थोड़ा सीरियस हो गया होगा। और भैया भाभी उसे इतना प्यार करते होंगे कि शायद अब उसे मेरी याद भी नहीं आती होगी। कभी कभी तो लगता है शायद मुझे भूल ही गया हो। अरे पागल, माँ को कौन भूल सकता है भला? माँ की छवि बच्चे के दिल में ऐसे बैठ जाती है जैसे दीवार पर टंगी भगवान की फोटो। समय उस पर धूल तो जमा सकता है पर उसे मिटा नहीं पाता। फिर भी स्नेहा, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने उसे याद न किया हो। हर सुबह उठकर बस एक बात सोचती हूँ, काश आज सूरज मेरे साथ होता, काश मैं उसकी टिफिन बनाती, उसे स्कूल छोड़ने जाती और शाम को उसका मम्मी आज क्या बनाया है सुनती। तो फिर जाओ ना सुहाना, जब इतनी याद आ रही है तो एक बार जाकर मिल क्यों नहीं लेती उससे? देख उसे जाकर ना गले लगा ले, और अगर वो तेरे साथ आना चाहे तो यहीं ले आ मुंबई,
वरना कम से कम मिल तो ले अपने बच्चे से। हक है तेरा उस पर। सोच तो मैं भी यही रही थी, अब और नहीं रुका जाता। पता नहीं कैसा होगा वो। हर बार फोन करती हूँ तो भैया या भाभी ही बात कर लेते हैं। जब भी उससे बात करवाने बोलती हूँ तो कहते हैं, अरे अभी तो सूरज स्विमिंग क्लास में गया है, अभी पढ़ाई कर रहा है, अभी बाहर दोस्तों के साथ निकला है। हर बार कोई ना कोई बहाना। कभी सीधी आवाज तक नहीं सुनी उसकी। इतने सालों में तुझे एक बार भी सूरज से ठीक से बात नहीं करने दी उन्होंने। छोड़ चल, अब किसी की बात मत सोच, तू जा और देख करा तेरा बेटा कैसा है। हाँ स्नेहा तो सही कह रही है। अब वक्त आ गया है कि मैं खुद देखूं मेरा सूरज कैसा है, किस हाल में है। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। 7 साल बहुत होते हैं। हाँ तो एक काम कर, घर जा, पैकिंग कर, बाकी सब मैं संभालती हूँ। अभी फ्लाइट की टिकट बुक करती हूँ कल की। तो कल सुबह की फ्लाइट से अपने सूरज से मिलने जाएगी। हाँ कर दे टिकट बुक। अब तो बस जल्दी से जाकर सूरज को गले लगाना है और कहना है, देख सूरज, आ गई तेरी मम्मी वापस तेरे पास। अब सुहाना ऑफिस से अपने घर चली गई। अगले दिन सुहाना बहुत खुश थी। आज इतने सालों के बाद अपने बेटे से जो मिलने वाली थी। उसने फ्लाइट पकड़ी और पहुंच गई इंदौर, जहां सूरज गुंजन और अनिकेत के पास रहता था। सूरज के बचपन की यादों में खोई हुई सुहाना टैक्सी से उतरी और डोरबेल बजाई। अरे ओ सूरज, जरा देख, कौन है बाहर? जी मामी जी, देखता हूँ। सूरज दौड़ते हुए गया और दरवाजा खोला। अब वो छोटा बच्चा नहीं था, लगभग 17-18 साल का दुबला पतला लड़का, हाथों में झाड़ू, चेहरे पर थकान। उसकी शर्ट फटी हुई थी और पैरों में चप्पल भी टूटी हुई। दरवाजा खोलते ही उसने देखा सामने सुहाना खड़ी थी। मम्मी, मम्मी आपने बहुत देर कर दी आने में। हर दिन भगवान से बस यही प्रार्थना करता था, मम्मी जल्दी आ जाए। मुझे बहुत डर लगता था मम्मी, बहुत। आपको पता नहीं मम्मी यहाँ क्या क्या हुआ। सूरज, ये क्या हाल बना रखा है बेटा? तेरी ये शर्ट क्यों फटी हुई है? और तू ये झाड़ू क्यों लगा रहा है बेटा? सच सच बता, ये सब क्या है? मम्मी, मैं तो रोज काम करता हूँ। मामा मामी बोलते हैं जब तक मैं यहाँ रहूंगा घर के सारे काम मुझे करने होंगे। सुबह उठता हूँ, झाड़ू पोछा, फिर स्कूल, फिर शाम को बर्तन पैर दबाना, सामान लाना। और सौम्या दीदी, अभिनव भैया के सारे काम मैं ही तो करता हूँ। मुझे लगा यही सब ठीक है मम्मी, आपने कहा था ना उनकी बात माननी है। सुहाना का दिल रो पड़ा। 7 साल तक वो जिन लोगों पर भरोसा करती रही, वही लोग उसके बेटे के गुनहगार निकले। तभी गुंजन वहां आई। अरे ये क्या ड्रामा लगा रखा है दरवाजे पर? और सूरज, ये झाड़ू क्यों छोड़ दिया? कौन है तू? किससे मिलने आई है? मैं सुहाना हूँ, रजत की विधवा और सूरज की माँ। क्या आप पहचान में नहीं आई भाभी जी मैं आपको? अरे दीदी, आप अचानक? वो हम तो सोच रहे थे कि आप अब। सोच रहे थे कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, है ना? 7 साल तक मेरे बेटे से बात तक नहीं करने दी तुम लोगों ने। कभी कहा स्विमिंग क्लास गया है, कभी कहा पढ़ रहा है। ये झूठ क्यों बोला गुंजन भाभी? और ये क्या हालत बना रखी है मेरे बच्चे की? तभी अनिकेत अंदर से आता है। सुहाना, तुम कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रही हो। हमने इसे अपने घर पर रखा, खिलाया, पिलाया, पढ़ाया। थोड़ा बहुत काम तो बच्चे करते ही हैं, इसमें बुराई क्या है? घर का काम करने से कोई नौकर तो नहीं हो जाता। अच्छा, आप सूरज को नौकर नहीं समझते? आपके घर का हर काम ये बच्चा करता है। ये छोटे छोटे हाथ जो किताब पकड़ने के लिए बने थे, आपने उनसे झाड़ू पोछा करवाया, और अब भी शर्म नहीं आ रही आपको? अरे दीदी, आप कब आई? आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। पता है, सूरज ना बड़ा संस्कारी बच्चा है। संस्कारी नहीं, मजबूर बना दिया तुम लोगों ने उसे। संस्कार तो तुम भूल गए हो मालती।
तुम सबने मिलकर मेरे बच्चे का बचपन छीन लिया, उसके सपने, उसकी हंसी सब लूट ली। अरे दीदी, अब जानती हम कौन है? हम लोग छोटी मोटी औकात वाले नहीं है। अनिकेत भैया टाटा कंपनी में मैनेजर है और हम सब समाज में इज्जतदार लोग हैं। आप जरा औकात में रहकर बातें कीजिए। जानती हूँ तुम सबको, और अब शायद तुम्हें भी जान लेना चाहिए कि जिस कंपनी में अनिकेत भैया मैनेजर है, उसकी ऑनर मैं हूँ, सुहाना रजत मेहता। क्या तुम उस कंपनी की ऑनर हो? हाँ, विश्वास नहीं हो रहा ना? तो लगाओ अपनी कंपनी में फोन और पूछो ऑनर का नाम। शायद आप पेपर नहीं पढ़ते हैं, वरना पता लग जाता आपको। अब अनिकेत ने पता लगाया तो सच में सुहाना उस कंपनी की मालकिन निकली। अब तो सबके होश उड़ गए थे। दीदी, गलती हो गई दीदी, हमें माफ कर दो, अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। अगर मेरे साथ किया होता ना तुम लोगों ने, तो शायद माफ भी कर देती, पर मेरे बेटे के साथ जो किया है उसका हिसाब भगवान ही लेगा। अब तुम सब की सजा यही है कि आज से तुम सब उस कंपनी में रहोगे नहीं जिसमें मैं हूँ। तुम्हें मैं कंपनी से अभी इसी वक्त निकालती हूँ। सुहाना प्लीज, हमारी गलती थी, पर अब हमें माफ कर दो। प्लीज प्लीज दीदी, माफ कर दीजिए ना। नहीं गुंजन भाभी, अनिकेत भैया, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी माफी नहीं होती। अब मैं अपने बेटे को लेकर जा रही हूँ, जहाँ प्यार होगा, सम्मान होगा, ना कि अपमान। चल बेटा सूरज, अपने घर चलते हैं। अब तुझे कभी किसी डर से गुजरना नहीं पड़ेगा। अब सब ठीक हो जाएगा ना मम्मी? अब मैं आगे पढ़ सकूंगा ना? हाँ बेटा, अब सब ठीक होगा। अब तू खूब पढ़ेगा और बस अपने सपने पूरे करेगा। चल मेरे साथ। सूरज और सुहाना घर से निकल गए। पीछे दरवाजे पर खड़े अनिकेत, गुंजन, मालती और अनूप सिर झुकाए खामोश बस खड़े रह गए। यार तुम लोग क्या सोच रहे हो इतनी देर से? जल्दी बताओ ना कौन सा लड़का चुनूं। प्रिया, जिस हिसाब से तूने इन सब के बारे में बताया है, मुझे तो ये तीसरे नंबर वाला ठीक लगता है। तू बता वाणी, तुझे कौन सा ठीक लग रहा है इनमें से? हाँ दिव्या सही कह रही है, मुझे भी ना ये तीसरे नंबर वाला ही ठीक लग रहा है। ठीक है, तो फिर मैं इसी से शादी करूंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब तो तेरी शादी की तैयारी भी करनी है हमें। बिल्कुल, मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो तुम दोनों। प्रिया को अपनी सहेलियों से बहुत प्यार था, इतना कि वो हर बात में अपनी सहेलियों की राय जरूर लेती थी और अपनी शादी के लिए लड़का भी उसने अपनी सहेलियों की पसंद का ही चुना था। अरे प्रिया, कोई लड़का पसंद भी किया तूने कि नहीं? पूरा दिन तो अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लड़ाने में बिता दिया। नहीं माँ, मैंने लड़का चुन लिया है। अरे वाह, क्या बात है। बता फिर कौन पसंद आया तुझे? ये वाला लड़का माँ। चलो अच्छा है। और उन दोनों देवियों को कैसा लगा ये? उन्होंने ही तो पसंद किया है मेरे लिए। अरे वाह, बचपन में कपड़े और सामान चुनने तक तो ठीक था। हमारी बेटी ने अपना पति भी उनसे ही चुनवाया। हाँ पापा, तो क्या हुआ? मेरी फ्रेंड्स मुझे ज्यादा अच्छे से जानती है, मेरे लिए कुछ खराब थोड़ी ना सोचेंगी। ठीक है बेटा, तू खुश रहे, हमें और क्या चाहिए। हाँ पापा, अब मुझे बहुत तैयारियां करनी है, लहंगा भी सिलेक्ट करना है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। पता नहीं इसकी सहेलियां कब तक इसे हाथ में लेकर घूमती रहेगी। ये भी तो एक कदम उनसे बिना पूछे बढ़ाती नहीं। क्या होगा इसका, मुझे तो अभी से इसकी चिंता है। अरे अभी इतनी चिंता भी ना करो, शादी की तैयारियां करो। वैसे भी जब ये ससुराल की जिम्मेदारियों में उलझेगी तो सहेलियां अपने आप छूट जाएगी। हाँ, ऐसा हो जाए तो अच्छा ही है। प्रिया अपनी शादी की तैयारियों में लग जाती है। दिव्या, वाणी, तुम दोनों इतना टाइम क्यों लगा रही हो घर आने में? पता है ना कितना काम है, और तुम दोनों जानती हो मेरा एक काम नहीं हो पाएगा तुम्हारे बिना। हाँ हाँ, हम रास्ते में ही है, तू रेडी रहे, फिर हम चलते ना मार्केट तेरे लिए लहंगा और ज्वेलरी पसंद करने। प्रिया की दोनों सहेलियां उसे अपने साथ बाजार ले जाती है, जहां प्रिया उनकी ही पसंद से अपनी शादी की सारी शॉपिंग करती है। प्रिया, ये कौन से रंग का लहंगा लेकर आ गई? मतलब पीले रंग का लहंगा भी कोई दुल्हन पहनती है क्या? माँ, दिव्या और वाणी ने मेरे लिए ये लहंगा पसंद किया है। कुछ सोचकर ही किया होगा ना, मैं यही पहनूंगी।
अपनी शादी के दिन तू ही दुल्हन जैसी नहीं लगेगी तो कैसा लगेगा बेटा? सब अच्छा लगेगा माँ, लाल तो हर कोई पहनता है, मैं पीला पहनूंगी। अच्छा, तेरी सहेलियां कहेंगी खाई में कूद जा तो तू कूद जाएगी क्या? मजाक की बातें बाद में करना माँ, अभी मुझे मेहंदी के डिजाइन के बारे में अपने दोस्तों से बात करनी है। जिस हिसाब से ये उन दोनों की बात मानती है, ऐसा लगता है जैसे उन दोनों ने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं तो अब क्या ही कहूँ, न जाने कितने जन्मों की दोस्ती है इनकी। प्रिया शादी करके ससुराल आ जाती है। बहू, अब तुम आ गई हो तो सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी ही है। मैं तो अब भजन पूजन में लग जाऊंगी। जी माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी, ये घर भी और विनय को भी। बस फिर क्या, मुझे तो अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। तो बताओ आज क्या खिला रही हूँ मैं? आज कब? आज खाने में बेटा, खाने में क्या बनाओगी? मैंने तो अभी कुछ सोचा नहीं है, सोचकर बताती हूँ। तुम मत सोचो, मैं बता देती हूँ। तुम छोले की सब्जी और पूरी बना लो, विनय को भी बहुत पसंद है। ठीक है माँ जी, मैं बनाती हूँ। प्रिया रसोई में जाती है और आते ही अपनी सहेलियों को कॉन्फ्रेंस पे लेती है। अरे प्रिया, बड़ी जल्दी कॉल कर लिया। और बता कैसा चल रहा है ससुराल में, कैसी है तेरी सास? सास तो ठीक है यार, लेकिन उन्होंने कहा है कि छोले और पूरी बना लूं। तुम लोग बताओ ना क्या बनाओ। इस पे तो बहुत मेहनत लगती है प्रिया, तो एक काम कर, दाल चावल बना दे। हाँ, ये तूने सही कहा वाणी, दाल चावल बना देती हूँ। प्रिया खाना बनाकर परोसने के लिए टेबल पर लगा देती है। अरे बड़ी जल्दी खाना बन गया बहू, तुम तो बहुत तेज काम करती हो। अरे माँ जी, वो ना मेरी सहेलियों की वजह से खाना जल्दी बन गया। सहेलियों की वजह से? क्या वो तुम्हारी मदद करने आई थी? नहीं माँ जी, वो नहीं आई थी। एक्चुअली में उन्होंने बोला कि छोले पूरी की जगह मैं दाल चावल बना दूं। दाल चावल? तो तुमने दाल चावल बनाया है? हाँ, तभी तो खाना जल्दी बन गया और आप लोगों को ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ा। ये भी ठीक। तो बहू, सहेलियों से पूछकर आज तो खाना बना लिया, पर कल तो छोले पूरी बना दोगी ना? हाँ माँ जी, क्यों नहीं, जरूर बना दूंगी। अगले दिन प्रिया सुबह सुबह अपनी सहेलियों को फोन घुमाती है। सुनो ना यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ बता हमें, हम तो तुझसे पहले ही शादी कर चुके हैं। बहुत एक्सपीरियंस है हमें। तभी तो तुम्हें फोन करती हूँ, तुम दोनों ही मेरी नैया पार लगाते। अरे प्रॉब्लम क्या है वो बता। यार ये घर बहुत बड़ा है, झाड़ू पोछा लगाते लगाते मेरी कमर टूट जाएगी। तुम लोग बताओ क्या करूं? बस इतनी सी प्रॉब्लम, एक काम कर, झाड़ू मत लगा, सीधा पोछा लगा दे, इससे सब एक बार में हो जाएगा। गुड आइडिया, यही करती हूँ। और नाश्ते में क्या बनाऊं? मैगी बना दे यार, नाश्ता ही तो है, खाने में देख लेना कुछ और। खाने का भी बता दो ना तुम लोग, मैं तो ऐसे सोचती ही रह जाऊंगी। खाने में आलू के पराठे बना देना, जल्दी हो जाएगा सब कुछ। फिर तो अपने पति के साथ थोड़ा टाइम भी बिता सकती है। तुम दोनों ना सच में बहुत अच्छी हो। अगर तुम लोगों ने फोन स्विच ऑफ कर लिया ना तो मैं तो परेशान हो जाऊंगी। नहीं प्रिया, हमारी दोस्ती ऐसी वैसी नहीं, पक्की दोस्ती है। फोन बंद हुआ तो हम खुद वहां आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो अब मैं काम निपटा लेती हूँ। प्रिया अपनी सहेलियों के बताए हिसाब से काम करने लगती है और उसका पति और सास नाश्ते के लिए आते हैं। बहू, नाश्ता तैयार हो गया कि नहीं? जी माँ जी, अभी लाई। ये क्या है बहू? प्रिया, तुमने नाश्ते में मैगी बनाई है? हाँ, मैगी बनाई है, खाइए ना, बहुत टेस्टी है। वो तो ठीक है, लेकिन मैगी कुछ समझ में नहीं आया। नाश्ते में तो पोहा, उपमा, पराठा ऐसा कुछ होना चाहिए था। विनय, मेरी दोस्तों ने आइडिया दिया कि मैं मैगी बना लूं। सहेलियों ने कहा कि नाश्ते में पति और सास के लिए मैगी बना दो, तो खाने का भी बता ही दिया होगा फिर तो उन्होंने। हाँ बताया ना, मैंने तो आलू उबाल भी दिए हैं। उबले आलू खाने में? ना माँ जी, सिर्फ उबले आलू नहीं, उनका पराठा बनेगा। विनय, अब मैं तो क्या ही कहूँ, तू ही देख अपनी पत्नी को। कोई बात नहीं माँ, धीमे धीमे सब समझ जाएगी। प्रिया, मेरे टिफिन के लिए क्या बनाया है? मैगी पैक कर दी ना मैंने। तो उससे तुम ही खा लेना, मैं बाहर से ले लूंगा। और अपनी सहेलियों से एक बार पूछ लेना पति को टिफिन में क्या देते हैं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे लग रहा है ताना मार रहे हैं। नहीं बहू, विनय मजाक कर रहा है। तुझे जो सही लगे वो कर। और हाँ, आज पड़ोस की कुछ औरतें हमारे घर आएंगी तुझे देखने।
तो अच्छे से तैयार रहना। ठीक है माँ जी। विनय ऑफिस चला गया। प्रिया अपने कमरे में आ गई। उसने अपनी सहेलियों को वीडियो कॉल किया। सुनो ना, आज मोहल्ले की औरतें आएंगी मुझे देखने। बताओ ना कौन सा सूट पहनूं, सूट पहनूं या साड़ी पहनूं? प्रिया सूट ही पहन, एक बार साड़ी पहन ली ना तो फिर तेरी सास हमेशा साड़ी पहनने को ही कहेगी। और नहीं तो क्या, हमारी सास को ही देख ले, मायके के अलावा कहीं और सूट पहन ही नहीं सकते। तू ना अपनी सास की आदत खराब मत करना। हाँ सही कह रहे हो तुम लोग, मैं तो सूट ही पहनूंगी। प्रिया सूट पहनकर मोहल्ले की औरतों से मिली और उनके जाने के बाद प्रिया की सास का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बहू, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं कि मोहल्ले की औरतों के सामने साड़ी पहननी चाहिए थी? माँ जी सूट में क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो यही कंफर्टेबल लगता है तो मैंने पहन लिया। कहीं ये भी तेरी उन सहेलियों की ही राय तो नहीं थी? हाँ माँ जी, तो क्या हो गया अगर उन्होंने मुझे सलाह दे दी तो? ठीक है, जो मर्जी आए वो करो, तुम्हारा घर तुम चलाओ या तुम्हारी सहेलियां, मुझे क्या। इतना कहकर प्रिया की सास वहां से चली गई। तभी प्रिया के पास विनय का कॉल आया। हेलो प्रिया। हाँ बोलो ना विनय, ऑफिस जाती ही मेरी याद आ गई क्या? प्रिया, मेरे ऑफिस की पार्टी है तो तुम तैयार रहना। ओके, तैयार हो जाऊंगी मैं। अच्छा प्रिया, मैं क्या कह रहा था, तुम ना वो पर्पल वाला सूट पहन लेना, उसमें अच्छी लगती हो। ठीक है बाबा, मैं तैयार होकर आपको कॉल करती हूँ। प्रिया अपने कमरे में आती है और सूट निकालकर अपनी सहेलियों को फोन घुमाती है। बता प्रिया, अब क्या हुआ? यार शाम को ना विनय के ऑफिस में पार्टी है, मुझसे बोल रहे हैं पर्पल वाला सूट पहनो। तुम लोग कोई आइडिया दो ना क्या पहनूं? ऑफिस की पार्टी है तो एक काम कर, तू रेड सूट पहन ले, वहाँ अच्छा लगेगा। हाँ वो वाला रेड जो हमने दिया था तुझे। ठीक है, मैं वही पहन लूंगी। फिर तुम लोगों को फोटो भेजूंगी, देखकर बताना कैसा लग रहा है। ठीक है ठीक है। प्रिया रेड कलर का सूट पहनकर तैयार हो गई और शाम को जब विनय उसे लेने आया तो इस सूट में देखकर बोला, प्रिया मैंने तुम्हें पर्पल कलर का सूट पहनने को बोला था ना। अब चलो ना, देर हो रही है, टाइम वेस्ट मत करो। प्रिया ने विनय की बात को नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिन बाद ही दिवाली थी, जिसकी तैयारी घर में जोर शोर से चल रही थी। प्रिया, मैं सोच रहा हूँ हमारे कमरे का कलर चेंज कर देते हैं। माँ, आपका क्या ख्याल है? अब मैं क्या कहूँ बेटा, बहू का घर है, वो देख ले कैसा क्या पसंद है उसे। ठीक है प्रिया, तुम ही बताओ। अभी मैं क्या बता दूं एकदम से, रुको मैं दिव्या और वाणी से पूछकर बताती हूँ। प्रिया, ये हमारा घर है, उनसे क्या पूछना इस बारे में। अरे तो क्या हुआ विनय, मेरी फ्रेंड्स तो हैं, रुको मैं पूछ लेती हूँ। तो ही समझ जा बेटा, बहू को कहने का कोई फायदा नहीं है। मेरी बात हो गई है, वो कह रही है कि हमारे घर में नीला रंग अच्छा लगेगा। वो तो कभी हमारे घर आई भी नहीं, उन्हें कैसे पता? अरे मैंने उन्हें वीडियो कॉल पर दिखाया ना। अच्छा विनय, तो अब हम ब्लू कलर ही करेंगे घर में। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। बहू तू दिवाली की मिठाइयाँ तो बना लेगी ना, क्या क्या बनाएगी? माँ जी अभी तो कुछ सोचा नहीं है, मैं बताती हूँ सोचकर। सोचकर या पूछकर? खैर जैसे भी कर, काम कर लेना दिवाली आने से पहले पहले। हाँ हाँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। प्रिया अपनी सहेलियों को कॉल करती है और उनसे बात करने लगती है। यार दिवाली का ना बहुत काम है, मिठाइयाँ बनानी है, घर की साफ सफाई है। तुम लोगों के यहाँ कैसे चल रहा है काम? यहाँ भी हम लगे हुए हैं। तू बता कैसे फोन किया? यार माँ जी पूछ रही थी दिवाली पर क्या मिठाइयाँ बनाओगी, तुम लोगों ने क्या क्या बनाया है? हम तो बाहर से ही मंगा लेते हैं, बनाने की क्या जरूरत है, ऑर्डर करो और मिठाई घर पर, क्यों बेवजह की मेहनत करनी। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन फिर माँ जी ने कुछ कहा तो? अरे तो गुलाब जामुन बना लेना, जल्दी बन जाते हैं, और बाकी की मिठाई ऑर्डर कर देना। हाँ ठीक है, मैं यही कर लूंगी। तुम लोगों ने मेरी आधी टेंशन खत्म कर दी यार। तू तो कभी भी कर लिया कर फोन, हम हमेशा तेरे साथ हैं। थैंक यू। अच्छा मैं ये कह रही थी रंगोली भी बनानी है, तो उसका भी आइडिया दे देना। ओके ओके, हम दे देंगे। प्रिया ने दिवाली की सारी तैयारियों से लेकर मिठाइयाँ मंगवाने तक सब अपनी सहेलियों से पूछकर किया। उसकी सास और पति ये सब देखकर काफी परेशान हो चुके थे। बेटा देख ले तू, अब पहली बार मिठाइयाँ बाहर से आई है। चल मिठाई तक तो ठीक है, लेकिन ये रंगोली तक उसकी सहेलियों ने बताई है।
अब मैं भी क्या करूं माँ, वो बहुत मानती है अपनी सहेलियों को। अरे इतना क्या मानना कि खुद से कुछ कर ही ना सको। मुझे तो लगता है कि ये सपने भी अपनी सहेलियों से पूछ कर देखती होगी। कुछ तो करना पड़ेगा। बहू, बहू कहाँ हो? इधर तो आओ जरा। जी माँ जी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुम ये बताओ, इतने दिन से पेड़ों में पानी क्यों नहीं दिया? सब सूख रहा है। आज छत पर गई तब देखा। अरे मैं तो भूल ही गई माँ जी। वो मैंने ना दिव्या से पूछा था कि पेड़ों को शाम को पानी दूं या सुबह, लेकिन वो बिजी थी तो बताना ही भूल गई। और तब से तूने पेड़ों को पानी नहीं दिया? मैं अभी पूछकर पेड़ों में पानी डाल देती हूँ। मेरे तो करम ही फूट गए जो सहेलियों की सहेली को अपनी बहू बना लिया। अब परेशान मत हो माँ, अब मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। रात के वक्त विनय प्रिया के पास बैठा और बोला, ये कमरे का नीला कलर काफी अच्छा लग रहा है ना? आखिर मेरी सहेलियों ने जो आइडिया दिया है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, उन्हें भी घर बुलाओ, दिखाओ उन्हें भी अपना घर, अपना कमरा, अपना पति। हैं? क्या बोले आप? अरे मैं कह रहा था अपना परिवार, माँ से मिलवाओ। अच्छा ठीक है, उन्हें कल ही बुला लेती हूँ। प्रिया अपनी सहेलियों को बुला लेती है और अगले दिन उसकी सहेलियां घर आती है। तुम लोग ना आज बिल्कुल टाइम पर आई हो। हाँ, तो तुमने बुलाया और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? सही कहा। अरे कुछ खाओ ना, तुम लोग तो कुछ ले ही नहीं रहे हो। तेरी सास और पति कहीं गए हैं क्या? हाँ, माँ जी मंदिर गई है और विनय अंदर है, अभी बुलाती हूँ। सुनिए तो, दिव्या और वाणी आ गई है, बाहर तो आइए। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। विनय बाहर आकर प्रिया के साथ बैठ गया। अच्छा, तो आप ही है दिव्या और वाणी, जिनकी दिव्या वाणी सुने बिना हमारी प्रिया की सुबह और रात नहीं होती। अरे जीजा जी, क्या आप भी? आपने मजाक शुरू कर दिया। अच्छा ठीक है, मजाक नहीं करता। तो दिव्या जी, आप ये बताइए, आपके पतिदेव कितना पैसा देते हैं आपको? सोचा जान लो, फिर प्रिया को उसी हिसाब से दूंगा, आपके बराबर ही। हाँ, बराबरी तो होनी चाहिए, हम पक्की सहेलियां हैं। हाँ, तो बताइए ना, कितना पैसा देते हैं आपके पति आपको? वाणी और दिव्या एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, तभी वाणी कहती है, क्या बात करिए प्रिया, तुझे पैसे भी देते हैं जीजा जी? हाँ क्यों? हमें तो नहीं मिलते हैं पैसे वैसे। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, तो फिर प्रिया तुम भी बराबरी पर रहोगी आज से। जब इन्हें पैसे नहीं मिलते तो तुम भी मत लो। ये क्या कह रहे हैं आप? वो सब छोड़ो, आप दोनों ये बताओ कि शॉपिंग पर तो जाती होगी, कितनी शॉपिंग करवाते हैं महीने में आपको आपके पति? प्रिया तो 1 महीने में शॉपिंग पर भी जाती है, हमें तो साल में कभी कभी मौका मिल जाए, ना भी मिले। लो प्रिया, यहाँ भी बराबरी करो, अब से शॉपिंग साल में सिर्फ 1 बार, नहीं तो वो भी नहीं। विनय की बातें सुनकर प्रिया कुछ कह नहीं पा रही थी। इतने में विनय फिर से बोला, आप लोगों को गिफ्ट तो मिलते होंगे ना अपने अपने पतियों से? प्रिया तो जीजा जी से गिफ्ट भी लेती है, हमें तो हमारे बर्थडे पर भी गिफ्ट नहीं मिलता। चलो प्रिया, ये भी तय हुआ, यहाँ भी बराबरी कर लो तुम अपनी सहेलियों से। अरे लेकिन विनय। प्रिया तुम जूस पियो, मैं बात कर रहा हूँ ना। अच्छा ये बताओ दिव्या जी कि आपकी सास ने तो आपको वो गहने रखने को दिए होंगे ना? नहीं, हमें कुछ नहीं देती हमारी सास। ओहो, तो फिर प्रिया अब तुम माँ को गहने लौटा देना, अपने पास कुछ मत रखना। मैं चाहता हूँ तुम तीनों की दोस्ती और भी पक्की हो जाए। ये तो कुछ नहीं जीजा जी, हमें तो ससुराल से मायके जाने में भी परसों लग जाते हैं, बहुत ही खराब मामला है हमारे यहाँ का तो। ठीक है, अब से प्रिया भी यही करेगी, मायके जाने के लिए उसे भी इंतजार करना होगा। वैसे आप लोगों को घर कैसा लगा हमारा? बहुत अच्छा है। हाँ, और मैं क्या पूछ रहा था कि बस विनय जी, अब उन्हें लेट हो रहा है, उन्हें जाने दीजिए, बहुत देर होगी, उनके घर में भी काम है। हाँ हाँ, अब हम चलते हैं। प्रिया तू भी कभी हमारे घर आ। अब मैं क्या बताऊं, शादी के बाद दोस्ती के लिए टाइम ही कहाँ बचता है। टाइम मिलेगा तो जरूर आऊंगी। हाँ, अरे तुमने मुझे सहेलियों से बात करने ही नहीं दी। वो मेरी सहेलियां हैं, आपकी नहीं। हो गई जितनी बात होनी थी। ठीक है, तो अब से बराबरी शुरू करता हूँ फिर मैं। नहीं नहीं विनय जी, उनका घर अलग है, उनकी जिंदगी अलग है, मेरी अलग। आप उन्हें छोड़िए, जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। मैं आपके लिए छोले पूरी बना देती हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा।
अरे ये घर में इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है? और बहू तेरा फोन बज रहा है, वाणी का कॉल है। माँ जी बजने दीजिए, अभी मैं बिजी हूँ काम में, बाद में बात कर लूंगी। क्या बात है, भगवान ने बड़ी जल्दी सुन ली। ऐसा होता तो मैं पहले ही मंदिर पहुंच गई होती। कोई बात नहीं माँ, भगवान जब कृपा करते हैं ना तो ऐसे ही करते हैं। आओ तुम भी अपनी बहू के हाथ के छोले पूरी खाओ।